हेलो गाइस, वेलकम टू अरुणोदय क्लासेस। मैं आपका अरुणोदय क्लासेस में स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है मीनाक्षी और आज हम बात करने वाले हैं अपने हिंदी के प्रैक्टिस सेट की 5 की। ठीक है, आपके 4 हिंदी के प्रैक्टिस सेट मैंने आपके करा दिए। ये जो प्रैक्टिस सेट है वो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल, चाहे वो आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हो या यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि जो हिंदी होती है वो आपकी क्या है, सभी एग्जाम में कॉमन होती है। तो फिर क्या करते हैं, अपनी क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने और भी क्लासेस नहीं देखी, यानी कि जो 4 प्रैक्टिस सेट आपके हो गए हैं, तो वो भी क्या है, आपको क्लासेस देख लेनी है। और क्लास पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि जब भी क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि गाइस आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि वह रात दिन पढ़ता रहता है, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। क्या है क्वेश्चन, वह रात दिन पढ़ता रहता है, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। कहने का मतलब ये कि क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है? देखो, क्रिया विशेषण वो होता है जो क्रिया की भी विशेषता बताता है। क्या है? क्रिया की भी विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन क्या है, वह रात दिन पढ़ता रहता है। देखो, क्वेश्चन से आपको पता चल रहा है कि रात दिन पढ़ता रहता है, एक समय की बात हो रही है। ठीक है, एक होता है कि मोहन खाना खाता है, तो ये तो सरल वाक्य हो गया, उसमें क्या है, उसके काम की बात हो गई है। लेकिन इसमें क्या है कि वह रात दिन पढ़ता रहता है। रात दिन क्या क्या है, समय की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण के आपके बहुत सारे पार्ट होते हैं। अब पहले हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं, फिर आंसर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट है संयोजक क्रिया विशेषण। संयोजक क्रिया विशेषण क्या होता है, जो दो शब्दों को यानी कि दो वाक्यों को जोड़ता है। ठीक है, उसे कहते हैं हम संयोजक क्रिया विशेषण। जैसे कि राधा और मोहन, ठीक है, राधा और श्याम, इसमें क्या है, संयोजक क्रिया है। सेकंड है आपका स्थानीय क्रिया विशेषण। स्थानीय का मतलब ये होता है यानी कि जगह के बारे में पता चलता है, जैसे कि यहाँ वहाँ। ठीक है, क्या है, यहाँ वहाँ, ये जगह का पता चल रहा है आपका, तो ये इससे जगह का पता चल रहा है। बी वाले से सी पढ़ लेते हैं। सी है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक उसे कहते हैं जिसमें समय का बोध होता है। काल आपको पता है आपके 3 ही होते हैं। ठीक है, भविष्य काल हो गया, भूतकाल हो गया, तो ये तो होते हैं आपके कालवाचक में आगे, यानी कि इसमें समय का पता चल रहा है। डी आपका अनुबंध क्रिया विशेषण। अनुबंध में होता है आपका तब, कब, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो मैंने आपको बता दिया, जैसे कि क्वेश्चन में पता चला कि वह रात दिन पढ़ता है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी। सी कैसे हो जाएगा, क्योंकि कालवाचक क्रिया इसमें बताई जा रही है, इसमें समय का बोध हो रहा है। ठीक है, जिसमें समय का बोध होता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। देखो, क्वेश्चन में हमें खुद पता चल जाता है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। उन्होंने खुद लिख दिया कि क्रिया विशेषण बताने। अब हमें क्या, सिर्फ ऑप्शन की रिकॉर्डिंग ही अपने आंसर तक पहुंचना होता है। सिंपल ही चीज है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर क्या होता है, आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाता है, हमारा सी हो जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपि किसे कहते हैं। देखो, सरल भाषा में कह दे लिपि, वैसे सभी को पता है लिपि किसे कहते हैं। किसी भाषा के लिखने के ढंग और तरीके को हम लिपि कह सकते हैं। एक अपनी आम लैंग्वेज के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ इसकी परिभाषा। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं अपने ऑप्शंस को। ऑप्शन है भाषा के लिखित रूप को। देखो, भाषा का तो लिखित रूप कैसा भी हो सकता है, लिखा जा सकता है। ठीक है, बी है किसी भी लिखित भाषा को। अब किसी भी लिखित भाषा को तो नहीं कह सकते ना हम। ठीक है, भाषा तो हमारी कई प्रकार की होती है। सी आ जाता है भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने हेतु ध्वनियों का अंकित करने के लिए चिन्हों का व्यवस्था को, यानी कि जो भाषा हम लिख रहे हैं उसमें कौन सा चिन्ह लगना चाहिए, वाक्य को कैसे पूरा करना चाहिए, उसी लिखने की व्यवस्था को लिपि कहा जाता है। ठीक है, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका राइट आंसर है ना इसमें, वो है आपका सी। सी कैसे, भाषा के लिखित रूप से व्यक्त करने की ध्वनियों को अंकित करने के लिए चिन्हों को क्या करा जाता है, व्यवस्थित रूप से ढंग से लगाया जाता है, उसे ही कहा जाता है लिपि। ठीक है, और हमारे यहाँ की कौन सी भाषा है, हिंदी, और हिंदी की लिपि क्या है आपकी, देवनागरी है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। किसे, राजभाषा को संविधान में। देखो, ये बात तो सभी जानते हैं, फिर भी ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन में क्या है, अंग्रेजी नहीं, बी है उर्दू, हिंदी या तमिल। तो देखो, हिंदी को कहा गया है क्या, राजभाषा कहा है। क्या है, राजभाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं होती। लेकिन जब भी क्वेश्चन होता है ना कि हमारी राष्ट्रीय भाषा कौन है, तो लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन ये क्या है, हमारी राजभाषा है। ठीक है, राष्ट्रीय भाषा हमारी कोई भी नहीं है, क्योंकि जो हमारा देश है ना वो बहुभाषीय देश है। जहाँ जाओगे वहाँ अलग अलग ही भाषा आपको देखने को मिलेगी, इसलिए हिंदी हमारी राजभाषा है। ठीक है,
तो ठीक थर्ड ऑप्शन यानी कि क्वेश्चन का क्या हो गया हमारा सी आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य क्या है। हिंदी भाषा शिक्षण, देखो जो हिंदी भाषा शिक्षण का मतलब होता है जो टीचर अपने शिक्षक को यानी कि शिक्षार्थी को सिखा रहा है, यानी कि स्टूडेंट को सिखा रहा है, तो उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए सिखाने का मतलब। तो फर्स्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं, भाषा का ज्ञान देना। ये भाषा का ज्ञान देना, भाषा के ज्ञान में देखो सभी चीज़ आ जाती है, उसमें व्याकरण भी आ जाएगा, लिखना भी आ जाएगा, लिखने का तरीका आ जाएगा, सभी चीज़ें आ जाएंगी भाषा के ज्ञान में। बी पढ़ लेते हैं, बी है प्रश्न पूछना, अपनी बात कहने का अवसर, यानी कि बस प्रश्न पूछने का अवसर दे देते हैं टीचर या बात कहने का अवसर दे देंगे तो उससे भाषा का ज्ञान हो जाएगा। क्या यही एक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य हो सकता है। सी है मौन पठन के उपरांत शब्दार्थ बोध कराना, यानी कि आपने किताब पढ़वाई और उनसे कह दिया कि भाई शब्दार्थों की मीनिंग बता दो, कि ये होता है एक भाषा का ज्ञान। फिर है डी व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराना, देखो कंठस्थ कराना हो या व्याकरण, देखो व्याकरण के नियम मानते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है हिंदी में, लेकिन एक भाषा का ज्ञान कराने में इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम सबसे पहले व्याकरण को लेकर आ जाएं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, हम अपनी भाषा को क्या उच्चारण सिखाना पड़ता है, भाषा का ज्ञान देना पड़ता है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ए, भाषा का ज्ञान देना है हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य। ठीक है, तो फोर्थ का क्या हो गया हमारा ए आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है, यानी कि एक ही सही है, बाकी क्या है इसमें 3 गलत है। तो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लिखा है भ्रसना, फिर है बी आपका भासना, फिर है भ्रसना और डी है आपका भ्रसना। तो जो आपका राइट आंसर है ना वो ए है। क्या है, भ्रसना। इसका मीनिंग होता है आपका यानी कि किसी को दोषी ठहराना, अपराधी ठहराना, इसका मीनिंग होता है। और इसका पता है क्या है, मतलब लिखने का तरीका ही वर्तनी देखनी थी कि कौन सी किसकी ठीक है। तो फर्स्ट वाली की जो वर्तनी है आपकी बिल्कुल करेक्ट है, बाकी जो 3 है इनकी वर्तनी ही गलत है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, अपराधी ठहराना या दोष लगाना किसी को, ठीक है, अपराधी ठहराना या दूसरे पर दोष लगाना, इसका मीनिंग है कि इसका प्रार्थना का। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो इस क्लास को लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना और क्या है बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि जब भी क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हिंदी की प्रैक्टिस सेट के साथ में आपको साइंस का प्रैक्टिस सेट है, संविधान की क्लास है, ज्योग्राफी की क्लास है, रीजनिंग की क्लास और डेली सुबह को आपकी डेली की क्लास होती है करंट अफेयर्स की, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखो करंट अफेयर्स जो होता है ना एक ऐसा पोर्शन होता है कि आपके सभी एग्जाम में मिलता है। ठीक है, आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होती है करंट अफेयर्स की, तो मॉर्निंग में क्या करना है आपको करंट अफेयर्स की क्लास भी अटेंड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छाटिए। देखो तद्भव एक होता है तत्सम, एक होता है तद्भव। तत्सम क्या होते हैं, जो संस्कृत के कुछ होते हैं शब्द जिनको क्या है हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है बिना चेंज करे हुए, यानी कि उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। और तद्भव आपके हिंदी के ही शब्द होते हैं। ठीक है, तो तत्सम जो होंगे वो संस्कृत के वर्ड होंगे और तद्भव जो होंगे आपके हिंदी के होंगे। ठीक है, अब देख लेते कौन सा है इसमें तद्भव पूछा है। फर्स्ट है आपका कपूर, फिर है पक्ष, फिर है मयूर, फिर है मानसिक। देखो जो ये मयूर है ये तो मोर को कहते हैं, मोर तो इसका तद्भव है। ठीक है, और फिर आ जाता है मानसिक, मानसिक यानी आपका दिमाग से कह सकते हैं रिलेटेड है। ठीक है, फिर आ जाता है आपका पक्ष, ये पक्षी को कहा जाता है। फिर आता कपूर, कपूर को देखो ना कपूर ऐसे लिखा जाता है किसमें, तत्सम में। ठीक है, अब आपसे इसमें पूछा था इन्होंने कि आपका तद्भव कौन सा है, तो जो मैंने ये लिखे हैं आपके, देखो ये वाला मैंने आपको बताया मयूर, इसका मोर होता है तद्भव, और इसका जो मानसिक है वो दिमाग है। जो इसका राइट आंसर है ना वो है आपका ए वाला, क्योंकि इसमें जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल करेक्ट है। क्या है, कपूर को हम कपूर ही बोलते हैं और तत्सम में इसको क्या बोला जाता है, कपूर बोला जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया इसमें, 6 का ए हो जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिल, अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। क्या है, अनिल, अनिल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है, यानी कि जो अनिल और अनल है इसका क्या अर्थ है ये बताना है आपको। तो पढ़ लेते हैं ऑप्शन। फर्स्ट है वायु और अग्नि। ठीक है, बी है अग्नि और वायु, सी है आपका हवा और पानी। ठीक है, डी है आपका आग और पानी। क्या होगा इसका राइट आंसर, देखो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए है, वायु और अग्नि। अनिल को आपकी वायु यानी कि हवा कहा जाता है और अनल आपकी अग्नि
यानी कि आग को कहा जाता है। ठीक है, देखो इसमें तो कोई चेंजमेंट करने वाली चीज़ भी नहीं है, ये आपको पढ़ने ही होते हैं और ये अगर आप इनको प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएंगे। ठीक है, ये जो शब्द युग्म होते हैं बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो हमारा 7th का क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपमान में उपसर्ग हैं। देखो उपसर्ग क्या होते हैं, आपसे उपसर्ग पूछा गया है। एक लाइन में इसकी डेफिनेशन यानी कि परिभाषा मैं आपको बता देती हूँ। अगर जिन शब्दों के आगे कुछ ऐसे वर्ण जोड़ दिए जाते हैं जिनसे क्या होता है, उनका अर्थ परिवर्तन हो जाता है, अर्थ परिवर्तन होकर नए शब्द भी बन जाते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। और उसके साथ में आपके प्रत्यय होते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें पीछे के शब्द यानी शब्दों में पीछे की तरफ कुछ वर्ण जुड़ जाते हैं जिसमें क्या परिवर्तन हो जाता है। तो इसमें क्या पूछा हमसे, उपसर्ग पूछा है। अपमान लिखा है, कुछ नहीं करना, इसका संधि विच्छेद कर दो, अप प्लस मान। देखो जो आपके ये उपसर्ग होते हैं ये संधि विच्छेद होता है। संधि विच्छेद का मतलब ये होता है उन्हें दो भागों में तोड़ना और दोनों भागों का ही अर्थ होना चाहिए। अगर हम किसी शब्द को तोड़ रहे हैं वर्णों में, ठीक है, यानी कि तो क्या होना चाहिए, दोनों का ही एक अर्थ होना चाहिए। अप प्लस मान, देखो मान तो होता है, मान सम्मान कह सकते हैं, तो इसमें उपसर्ग क्या निकल कर आ रहा है, आपका अप ही आ रहा है। देख लो अगर ऑप्शन में जो होगा वही आंसर हो जाएगा। आ मन मान, देखो ये रहा डी में अपमान। ठीक है, अप प्लस मान, तो अप क्या है, इसका उपसर्ग है। मान में अप को जोड़ दिया तभी तो अपमान बन गया। यही तो मैंने डेफिनेशन आपको परिभाषा बताई थी कि जिन शब्दों के आगे कुछ वर्ण जोड़ने से क्या हो जाता है, उसका शब्द परिवर्तन हो जाता है। देखो पहले मान था, मान सम्मान, अब अपमान में बदल गया, तो क्या हो गया, इसमें परिवर्तन हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 8 का हमारा डी हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया था, उपसर्ग की डेफिनेशन बताई थी, उसी के साथ साथ क्या बताई थी, प्रत्यय की बताई थी। क्या होता है कि कुछ शब्दों में कुछ वर्ण पीछे की ओर जुड़ जाने से क्या होता है, उसमें शब्द परिवर्तन हो जाता है। अब वैज्ञानिक है, क्या कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ इतना से चेंजमेंट करना है, इसका संधि विच्छेद कर लेना है। क्या हो जाएगा इसका संधि विच्छेद, विज्ञान प्लस इक, वैज्ञानिक हो जाएगा। अब ढूंढ लो, देखो जहां इक लिखा होगा ना वहीं आपका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट में का लिखा है, फिर बी है, इक है, फिर इक है और निक है। देखो क्या है, बी ऑप्शन हो गया राइट आंसर। विज्ञान प्लस इक वैज्ञानिक, और इक क्या है, इसका प्रत्यय हो गया। जैसे कि आपके कुछ शब्द होते हैं, सैनिक, सैनिक में भी क्या है, आपका इक लगा हुआ है, प्रत्यय, प्रत्यय जो लगा हुआ है। दैनिक होता है आपका, क्या होता है, दैनिक, इसमें भी क्या है, आपका इक लगा हुआ है। इनके प्रत्यय क्या कहलाएंगे, आपके इक कहलाएंगे। ठीक है, तो 9th का राइट आंसर क्या हो गया हमारा, बी हो जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा नहीं है, देखो ये निगेटिव वाले क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि अब जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं आपका, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, ये निगेटिव वाले क्वेश्चन बहुत मिलते हैं और ये 100% क्या करवाते हैं, आपको क्वेश्चन गलत करवा देते हैं। लेकिन क्या करना है, हमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। देखो टाइम कम होता है, लेकिन हमें क्या करना है, मैनेज करना होता है अपने टाइम को, चाहे वो हिंदी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो या आप कोई सा भी कर रहे हो। ठीक है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है पूछा है इसमें, तो भाववाचक नहीं है, बाकी और संज्ञा हो सकती है इसमें। तो पहले ये जान लेते हैं भाववाचक संज्ञा क्या होती है। देखो भाववाचक संज्ञा अगर किताबी डेफिनेशन से मैं बताऊं तो उसमें लिखा होता है किसी व्यक्ति वस्तु की गुण या अच्छाई को बताने वाले को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, गुण को बताने वाले को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन मैं अपनी डेफिनेशन के रिकॉर्डिंग आपको बताऊं तो भाववाचक संज्ञा आपकी वो होती है जिसे देखा नहीं जा सकता लेकिन महसूस किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि आपका बचपन, बुढ़ापा, रोना, हंसना। ठीक है, इसे क्या कर रहा है, इंसान महसूस ही तो कर पा रहा है, तभी तो ये भाव होते हैं इंसान के, अच्छाई, बुराई। ठीक है, ये सब क्या होती है, आपकी भाववाचक संज्ञा होती है। अब पढ़ लेते हैं। फर्स्ट में लिखा है आपका मिठाई, ठीक है, बी लिखा है चतुराई। देखो इसमें अगर मैं राई हटा दूं तो ये चतुर निकल रहा है। चतुर क्या है आपका, चतुर शब्द क्या है आपका, चतुर शब्द आपकी जो है भाववाचक संज्ञा है, चतुर यानी कि चालाक, यही तो कह सकते हैं, चतुर चालाक। चालाकी है किसी के अंदर, ये भाव ही तो है, कोई दिखाई थोड़ी ना दे रहा है हमको, महसूस ही तो करते हैं हम इंसान के अंदर कि वो चालाक है या नहीं है। फिर सी है आपका लड़ाई, लड़ाई में देखो लड़ना, अब लड़ना है ये भी तो भाववाचक ही हो गया, तो देखा थोड़ी ना जाता कब इंसान कब लड़ने स्टार्ट कर दे। और डी है आपका उतराई यानी कि उतरना, कहते हैं ना कोई इंसान किसी के मन से उतर जाए, तो वो भी क्या है, ये भी महसूस करने वाली चीज़ है यानी कि भाववाचक है।
ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन है ना आपका जिसमें लिखा है मिठाई, अगर मैं इसे आई हटा दूँ तो इसमें मीठा मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? मीठा। तो मीठा क्या होता है? ये तो गुण हो गया। मिठाई के बारे में भी कह सकते हैं हम, किसी इंसान के बारे में भी कह सकते हैं, ठीक है। मीठा, तो ये क्या है? आपकी एक जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। और हमसे यही पूछा था कि भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो ए हमारा क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन तेजी से दौड़ता है, इसमें क्रिया विशेषण कौन है? देखो इसमें क्या पूछा है? क्रिया विशेषण पूछा है। जैसे कि मैंने अभी क्वेश्चन में पहले आपको बताया था क्रिया विशेषण क्या होते हैं, जो क्रिया की भी विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो वो मोहन तेजी से दौड़ता है, मोहन तेजी से दौड़ता है, ठीक है। देखो मोहन दौड़ता है ये होती है आपकी क्रिया, ठीक है। लेकिन आप इसमें लिख दिया मोहन तेजी से दौड़ता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, क्या रीना खाना खाती है, तो ये क्या हो गई? आपकी क्रिया हो गई। कैसे? जैसे मैं लिखूं रीना खाना खाती है, देखो रीना है ये तो आपकी संज्ञा हो गई, खाना खाती है यानी कि जो खाती है ये आपकी क्रिया हो गई। लेकिन अगर मैं यही बोल दूं कि रीना जल्दी जल्दी खाना खाती है, तो ये क्या हो गई? आपकी क्रिया की विशेषता हो गई, ठीक है। या फिर मैं धीरे धीरे बोल दूं कि रीना धीरे धीरे खाना खाती है, तो क्या हो गया? ये उसकी विशेषता हो गई, यानी कि उसका एक अंदर क्या है? एक गुण है, ठीक है। और इसी में हमसे क्वेश्चन में पूछा था मोहन तेजी से दौड़ता है, मोहन दौड़ता है ये क्रिया, लेकिन जब वो तेजी से दौड़ता है ना तो ये उसकी विशेषता है। क्या वो धीरे दौड़ता है? वो उसकी विशेषता है। तो यही हमसे पूछा था इसमें क्रिया विशेषण कौन सा है? क्या है? तेजी से दौड़ता है। तो कहाँ है ऑप्शन में? देखो बी में लिखा है आपका तेजी से दौड़ता है। तो क्या हो गया हमारा 11वीं का आपका बी आंसर हो गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? भाववाच्य, देखो आपके 3 वाच्य होते हैं, एक कृत होता है, एक आपका कर्मवाच्य होता है, एक आपका भाववाच्य होता है। भाववाच्य में क्या होता है मैं आपको बताऊं, भाववाच्य एक ऐसा होता है, एक तो इसमें निगेटिव मिलता है आपको, ठीक है। एक इंसान की जैसे भाव का जैसे जैसे मैंने आपको भाववाचक संज्ञा बताई थी ना, उसी से रिलेटेड होता है, इंसान के भावों के बारे में बताया जाता है इसमें। जैसे कि कोई बुरा इंसान कहे कि मुझसे चला नहीं जाता, ठीक है, तो ये क्या है? उसका भाव प्रकट हो रहा है। मुझसे रोया नहीं जाता, मुझसे हंसा नहीं जाता, ऐसे शब्द क्या होते हैं? आपके भाववाच्य कहलाते हैं, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं। देखो ऐसा कोई वाक्य है हमारे पास में, ए है अब चला जाए, ठीक है। इसमें कोई इंसान किसी से कह रहा अब चला जाए, तो वो अपने भाव ही तो प्रकट कर रहा है। बी है रवि आम चूसता है, देखो ये तो सिर्फ एक क्रिया हो गई है इसमें, यानी कि एक तरीके से कर्म भी कहते हैं कि वो आम चूस रहा है, तो कर्म हो गया उसका। मोहिनी पत्र लिखती है, मोहिनी कर्ता हो गई है ना, पत्र लिखती है। फिर डी है शीला से खाया नहीं जाता, देखो इसमें निगेटिव भी मिल रहा है और आपको क्या है? खाया नहीं जाता, ये उसका भाव है, ठीक है। आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो भी ठीक ही लग रहा है, जैसे अब चला जाए ये भी ठीक है और डी भी आपका ठीक है, ठीक है। ये दोनों ही आपका भाववाच्य का उदाहरण, वैसे 2 होते नहीं है लेकिन इसमें दे रखे हैं तो मैं आपको बता रही हूँ, दोनों ही आपके जो एग्जाम्पल है वो भाववाच्य के हैं, ठीक है। वैसे आपको करना एक ही है, लेकिन इसमें जो दोनों लिखे हैं वो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, दोनों ही ठीक है, ठीक है। तो ये भाववाच्य आपकी हो जाते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गधा खेत खाए जुल्हा पिटा जाए, लोकोक्ति के उपयुक्त अर्थ का चयन कीजिए। देखो आपकी लोकोक्तियां भी, मुहावरे ये बहुत आते हैं, ठीक है। तो क्या है? गधा खेत खाए जुल्हा पिट जाए। देखो इससे अगर मैं मीनिंग भी निकालूं, अगर मान लो आपने लोकोक्तियां पढ़ी नहीं है तो हम मीनिंग तो निकाल सकते हैं ना, जो शब्द हमें दिए हैं उससे मीनिंग तो हम निकाल सकते हैं, उसका अर्थ तो निकाल ही सकते हैं। तो लिखा है कि गधा खेत खाए, यानी कि गधे ने जो क्या खेत खा लिया, जुल्हा पिट जाए, यानी कि कोई जुल्हा है जो वो पिट जाता। खाया किसने है? गधे ने, लेकिन पिटा कौन है? जुल्हा। तो इसका मतलब क्या निकल रहा है कि कोई और खा रहा है, पिट कोई और रहा है। मीनिंग निकल गया ना, अर्थ निकल गया। अब ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। ऑप्शन है जानवर पालने के अनेक दुष्प्रभाव हो सकते हैं, दुष्परिणाम हो सकते हैं। देखो ऐसा तो है नहीं, माना जाता है कि दुष्परिणाम हो सकते हैं, लेकिन हर बार तो नहीं हो सकते ना। अब लोग गाय भी पालते हैं, भैंस भी पालते हैं, तो क्या हो गया? दुष्परिणाम देते हैं वो लोग, वो तो हमें फल देते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं, ठीक है। तो ये तो देखो होगा नहीं। बी पढ़ लेते हैं जीवन में अनेक असंगत घटनाएं होती रहती हैं। देखो असंगत घटनाएं जरूरी थोड़ी ना है कि जानवरों से रिलेटेड ही हो, है ना, ये थोड़ी ना हो सकता है। फिर है अन्याय करना, ऐसी तो कोई लोकोक्ति होती नहीं है, अन्याय करने का कुछ और हो जाएगा। फिर डी है अपराध कोई करे और दंड अन्य किसी को मिल जाए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, इसका अर्थ निकाला था कि गलती किसी और की है और सजा किसी और को मिल जाए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा।
मैंने बताया ना, अगर आप पढ़कर नहीं गए हो तो लेकिन शब्दों का अर्थ तो निकाल सकते हो। ये तो हिंदी है, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। कोई और सब्जेक्ट में क्या है, आपको फैक्ट क्वेश्चन ढूंढना पड़ता है आंसर, लेकिन हिंदी इंग्लिश में हम अर्थ निकाल सकते हैं। तो क्या करना है, कोशिश करने की अर्थ तक पहुंचने की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय से गंगा निकलती है, वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त है। देखो कारक आपके 8 होते हैं, है ना। इसमें लिखा है हिमालय से गंगा निकलती है, यानी कि हिमालय से गंगा निकल रही है, यानी कि अलग हो रही है। तो जैसे कि आपको बता दूं मैं, आपने पढ़े भी होंगे, क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से संपादन के लिए क्या है, संपादन के लिए या को आपादान से अलग, आपादान से अलग। देखो यहीं पे मिल गया, पूरे लिखने की भी जरूरत नहीं है, वैसे आपको याद ही होंगे, ठीक है। 8 कारक जो होते हैं, आपादान से अलग होता है। जैसे कि पेड़ से पत्ता टूटा, तो वो क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। देखो से वाले ना आपको मिल जाएंगे। देखो करण में भी से लगा हुआ है, लेकिन जो ये से है ना वो अधिकरण वाला अलग होता है, ठीक है। और इसमें हमसे पूछा है कि जो चीज अलग होती है, से अलग का क्या, अपादान से अलग। देखो जिसमें अपादान होगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए है, बी, देखो अपादान ये मिल गया। जो अपादान आपका कारक होता है ना, उसमें बताता कि कोई चीज अलग हो जाती है। गंगा हिमालय से निकल रही, तो निकल कर वो अलग ही तो हो रही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, सरसिज किस समास का उदाहरण है। देखो समास भी आपके जो होते हैं, देखो पद के आधार पर 4 होते हैं और अर्थ के आधार पर आपके 6 होते हैं, ठीक है। तो सरसेज का पहले मैं आपको मीनिंग बता दूं। सरसेज का मतलब होता है पानी में रहने वाला। क्या होता है, पानी में रहने वाला, अब देख लेते हैं हम इसका आंसर कैसे निकाल देंगे। देखो मैंने इसका मीनिंग क्यों बताया, क्योंकि सरसेज है, अब इससे पता तो नहीं चल रहा देखो क्या मतलब निकल सकता है। इसका अर्थ निकालने पर हम इसका समास निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। पानी में रहने वाला जैसे क्या हो सकता है, कमल या पंकज, बात तो एक ही है ना। पंकज किसे कहा जाता है, कमल को ही कहा जाता है जो पानी में रहता है, ठीक है। अधिकरण अभी मैंने आपको समास लिखकर दिखाया था, सॉरी वो कारक लिखकर दिखाए थे, आपके तत्पुरुष है इसमें हम क्या पढ़ना, समास पढ़ना, सॉरी। तो जो तत्पुरुष आपका समास होता है उसमें आपको कई सारे क्या मिल जाते हैं, इसी में के कारक के रूप मिल जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका अधिकरण। अधिकरण में क्या बताया था मैंने, में पर होता है, अधिकरण में पर यानी कि पेड़ पर बंदर रहता है, ये कह सकते हैं कि पानी में मछली रहती है, अधिकरण में पर आ जाएगा। नग्न तत्पुरुष कोई होता नहीं है आपका, संबंध तत्पुरुष है, यानी कि संबंध बताया जा रहा है। और संप्रदान में क्या होता है, संप्रदान में क्या मैंने बताया था आपको, को और के लिए, यही तो आता, को और के लिए बताया था। जैसे राजा ने भिक्षुकों को कंबल दिए, या भिक्षुकों के लिए कंबल दिए, ठीक है। तो ये क्या आ जाता है आपका, संप्रदान में आ जाता है। संबंध तत्पुरुष कोई होता नहीं आपका, ठीक है, और नहीं ये वाला होता है। तो में पर लिखा है। अब मैं इस पे पहुंच जाती हूँ, जो मैंने इसका आपको मीनिंग बताया था। मीनिंग बताया था पानी में रहने वाला, पानी में रहने वाला, तो में आ गया। में किस में मिल रहा है, अधिकरण में मिल रहा है। जैसे कि पानी में रहने वाला तो पंकज यानी कि कमल हो गया। पानी में रहने वाली मछली भी तो होती है ना, होती है। या फिर पेड़ पर रहने वाला बंदर, तो पर आ रहा है, क्या है, स्थान का उनका पता चल रहा है। तो इससे क्या है, इसके अर्थ से हम इसके कहाँ पर पहुंच गए, अपने आराम से समास तक पहुंच चुके हैं। तो इसमें क्या आंसर है हमारा, राइट आंसर है हमारा अधिकरण तत्पुरुष, यानी कि जो समास है हमारा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको हिंदी नहीं आती, समास नहीं पढ़े, तो कोशिश आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी है, जो आपके पास में शब्द हैं उनके अर्थ निकाल लिए। अगर आप अर्थ निकाल लेते हैं तो क्या होता है, आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखो इसमें ही लिखा था, आपको क्या है, आपको पढ़ने तो पढ़ेंगे देखो समास पे, लेकिन हमें क्या है, मीनिंग ज़्यादा निकालना है, मीनिंग निकालना है, संधि विच्छेद करना है। ये बहुत अच्छी ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ कि हिंदी में अगर आपको आंसर तक पहुँचना है, या तो उसका संधि विच्छेद कर दीजिए या उसका अर्थ निकाल लीजिए, तो आप राइट आंसर तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, जिस भूमि को जोता ना जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा, ठीक है।
यानी कि जहाँ पर खेती नहीं करी जा सकती, एक तरीके से ये कह सकते हैं हम। फिर क्या है अप्रतिहत, बी है आपका उवर, देखो उवर तो उसे कहते हैं जिसमें खेती करी जाती है। फिर अनुवर, ये इसका विलोम हो जाएगा। समतल वो होता है सपाट एरिया जो होता है बिल्कुल, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर कोई खेती नहीं की जा सकती है, उसे जोता नहीं जा सकता। आपको जो राइट आंसर है ना वो आपका अप्रतिहत। क्या होता है इसमें, जिस भूमि को जोता ना जा सके उसको क्या कहते हैं, अप्रतिहत कहते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। संधि विच्छेद, यहाँ तो देखो संधि विच्छेद आपको करना ही है, कर लेते हैं फिर इसको। इसका संधि विच्छेद बताऊं मैं आपको, इसका संधि विच्छेद होगा इसका संधि विच्छेद होगा आपका अनु प्लस एषण, अनु प्लस एषण हो जाएगा, ठीक है। देख लो इसमें किसमें राइट आंसर है आपका, अनु प्लस एषण कर दिया मैंने। ए अनुवेषण नहीं है, अनु प्लस एषण देखो इसमें ही है, बी में ही है। सी में अन है, फिर एषण है, अन में और एषण है। और आपके पता है संधि कौन सी है, ये आपकी संधि है गुण संधि। कौन सी है, गुण संधि का रूप है। देखो गुण संधि में क्या है, आपकी एक ही मात्रा मिलती है। और दीर्घ संधि में क्या होती है, आपको बड़ा आ मिलेगा, बड़ी ई मिलेगी अधिकतर, इसमें ए ही मिलेगा आपको, या फिर ओ की मात्रा मिल जाएगी। और इसी में ही अगर मैं एक की वृद्धि कर दूँ तो ये वृद्धि संधि हो जाएगी, इसमें भी एक की वृद्धि कर दो तो ये वृद्धि संधि हो जाएगी। ये होते हैं इनके रूल, जो एक लाइन में आप याद कर सकते हो। आपको सारे रूल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि आपको सारे रूल पढ़ने हैं, सिर्फ आपको क्या है दिमाग लगाना है। मैंने इसी में ए बता दिया तो ये क्या है आपकी गुण संधि का रूप है। इसी में मैंने एक मात्रा बढ़ा दी, वृद्धि संधि हो गई। जहाँ पे बड़ा मिल जाएगा आपको, बड़ा आ हो, बड़ी ई हो, तो इसमें क्या हो जाएगा आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी, संधि खत्म हो जाएगी इसी में, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ एषण, यानी कि अन्वेषण हो जाता है। तो ये क्या है आपका ऊ मिल गया आपको, और ए में इसमें बदल गया, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरे पति सोई। इस पंक्तियों में कौन सा रस है, रस है। देखो पहले इसका मीनिंग निकाल देते हैं। मान लो आपने रस पढ़े ही नहीं है, थोड़ा बहुत तो पढ़े होंगे, हाई स्कूल इंटर में सभी पढ़ते हैं, नहीं पढ़ने वाला भी पढ़ता है क्योंकि उसकी मजबूरी है। चाहे कंपटीशन एग्जाम में तो सभी, मुझे नहीं लगता कोई भी पढ़ते होंगे, लेकिन हाई स्कूल इंटर में सबने पढ़ रखे होंगे और वहीं से ये पूछा गया है एक तरीके से, मैं आपको बताऊं तो मेरे तो गिरिधर गोपाल, यानी कि जो कृष्ण भगवान हैं उनके बारे में ये बात कही गई है कि मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे कृष्ण के अलावा मेरा कोई नहीं है। जाके सिर पर मोर मुकुट, जिसके सिर पर मोर मुकुट, देखो सभी भगवानों के सिर पे मुकुट देख लेना, सिर्फ एक कृष्ण भगवान है जिसके सिर पर क्या होता है, मोर मुकुट होता है, मोर पंख जरूर होता है। तो यहीं से पहचान हो जाती है क्या, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरे पति सोए, मेरे पति परमेश्वर वही है, उनके अलावा और कोई नहीं है, इसका अर्थ निकल रहा है, ठीक है। अब हम पहुंच जाते हैं अपने ऑप्शन पर, क्या क्या पूछे, हास्य रस। देखो इसमें हंसी बताई गई है किसी की, मैं बिल्कुल सिंपल बता रही हूँ आपको बिल्कुल डीपली नहीं जाना। हास्य का मतलब होता है हंसना, क्या इसमें हंसी बताई गई है उनके बारे में, नहीं। बी है करुण रस, अब इसमें रोने की बात कौन सी बताई गई है, बिल्कुल नहीं है। करुण रस का मतलब होता है रोना, यानी कि दुख का भाव होता है इसमें। सी है सिंगार रस, देखो सिंगार रस हो सकता है क्योंकि उसके मोर मुकुट के बारे में उन्होंने बताई है। वो सीधे सीधे ये भी तो बोल सकती थी कि मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा ना कोई। उन्होंने ये वाली बात क्यों बोली कि जाके सिर पर मोर मुकुट, क्योंकि क्या है उनकी शोभा बढ़ाई जा रही है, उनकी खूबसूरती के बारे में बताया जा रहा है, उनके श्रृंगार के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि वो उनके श्रृंगार का एक क्या है उपकरण, यानी कि एक भाव है, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। देखो फोर्थ में लिखा है शांत रस, शांत रस की तो कोई बात ही नहीं आई है इसमें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, श्रृंगार रस हो गया, क्योंकि उनके श्रृंगार के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया, 18 का सी हो जाता है। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो फिर से निगेटिव वाला नहीं है पूछा है, ध्यान से पढ़ लेना। पढ़ लेते हैं बामा, बामा भी कहते हैं। सत्यभामा किसका नाम है, श्री कृष्ण की पत्नी का नाम है सत्यभामा, ठीक है। कामनी ये भी होता है, महिला भी होता है, इंद्रा नहीं होता। इंद्रा एक नाम होता है, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, पर्यायवाची नहीं है, महिला हो सकता है, औरत हो सकता है, और स्त्री तो होता ही है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जन का ब्लोम। अर्जन का ब्लोम शब्द बताना। ब्लोम शब्द क्या होते हैं, जो इनका विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, या फिर उल्टा शब्द कह सकते हैं, दाएं का बाएं, ऊपर का नीचे, यही तो होते हैं आपके ब्लोम शब्द। इसमें पूछा अर्जन का, पहले आप इसका मीनिंग निकाल लो, अर्जन का मतलब क्या होता है। देखो अर्जन का मतलब होता है अर्ज करना,
यानी कि कमाना कह सकते हैं। जब आप जॉब करते हो, काम करते हो, क्या करते हो, तो धनी तो अर्जित करते हैं हम लोग, हिंदी में पढ़ते हैं ना हम लोग, अर्जित करना, या क्यों ज्ञान को अर्जित करना, तो क्या करना है, ग्रहण करना है, अर्जित कर रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अर्जित करना, अर्जित करना। अब इसका देखो आपको अर्थ पता चल गया है, इसका उल्टा ही तो करना है। अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। गर्जन, गर्जन का मतलब क्या होता है, गरजना बादलों का, तो इससे तो कोई रिलेटेड है ही नहीं है। बी आपका विसर्जन, विसर्जन का मतलब ये होता है, कहते हैं ना कि गणपति जी का विसर्जन हो रहा है, तो क्या हो रहा है, उन्हें विदा तो करा जा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, आह्वान होना चाहिए था, आह्वान होता है यानी कि बुलाना, विसर्जन यानी कि उनको विदा करना। व्यवयन, देखो इसे अब देख लेते हैं ध्यान से, ये लिखा है आपका व्यय प्लस ना, व्यय का मतलब क्या होता है, खर्च, और इसमें ना और जुड़ गया तो व्यवयन हो गया ये, ठीक है, व्ययन कहा जाएगा इसको, तो ये हो गया खर्च। और मैंने यह भी बताया था अर्जित, अर्जित यानी कि कमाना, और व्यय यानी कि खर्च करना। मिल गया यहीं से आंसर, क्या हो गया हमारा, सी हो गया है। डी भी पढ़ लो क्या जा रहा है, सर्जन, सर्जन का मतलब होता है किसी चीज की संरचना करना, बनाना, तो इसका विलोम क्या होगा, ध्वंस होगा, ध्वंस यानी कि खत्म कर देना, सब कुछ नाश कर देना एक तरीके से, सर्जन का तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारे 20 का। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मिश्र वाक्य का उदाहरण है, मिश्र वाक्य का। पहले जान लेते हैं मिश्र वाक्य क्या होते हैं। देखो मिश्र वाक्य क्या होते हैं आपके, मिश्र वाक्य में आपको एक लैंग्वेज में बताऊं मैं आपको, कह सकते हैं कि एक इसमें सरल वाक्य होता है और बाकी जो दूसरा वाक्य होता है इस पर निर्भर होता है, पहले वाक्य पर दूसरा वाक्य निर्भर होता है मिश्र में, ठीक है। अब देख लो कहाँ पर है ये डेफिनेशन, कहाँ अप्लाई हो रही है आपकी। ए है, अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, अध्यापक देखते, देखो एक तो ये सिंपल आ गया आपका कि छात्र पढ़ते हैं, की लगा हुआ है, इससे पता चल रहा है कि छात्र पढ़ते हैं, फर्स्ट जो है वो दूसरे पर डिपेंड हो गया है, क्या हो गया, छात्र पढ़ते हैं, की लग गया इसमें। बी है, अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं, देखो ये तो बिल्कुल सिंपल आपका सरल वाक्य कह सकते हैं इसको, छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं, ये तो और लग गया है, ये आपका संयुक्त वाक्य में आ जाता है। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, जो दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ते हैं उसे संयुक्त वाक्य करते हैं। ये दो वाक्य इसमें जुड़ गए, निर्भर थोड़ी ना हो रहा है, अगर मैं इसे अलग अलग भी कर दूं, छात्र पढ़ते हैं अध्यापक उन्हें देखते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, तो अलग अलग हो गए, तो ये दो वाक्य हो गए, तो जुड़कर संयुक्त वाक्य हो जाएगा। डी है, क्या अध्यापक के सम्मुख छात्र पढ़ते, देखो ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, वैसे भी क्वेश्चन है, इसे थोड़ी ना कहा जाएगा। आपको जो राइट आंसर है ना वो ए है, अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, अध्यापक देखते हैं, जो कीवर्ड हो गया ना ये इस पर क्या हो गया, सेकंड वाला इस पर फर्स्ट पर निर्भर हो चुका है, एक आपका सरल वाक्य मिल गया और दूसरा जो पहले पर निर्भर हो गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिलपट पड़त निशान। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है। देखो अलंकार तो हम पढ़ेंगे बाद में, पहले हम जान लेते हैं इसका अर्थ। मैंने आपको अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए सबका अर्थ निकलवाया है, मैंने बाद में कोई भी आपको परिभाषा सही से नहीं बताई है। देखो जरूरी नहीं है परिभाषा पढ़कर आपको एग्जाम क्लियर करना है, पढ़ने का मतलब होता है किसी चीज़ का ज्ञान, अर्थ को अर्जन करना, उसका अर्थ प्रकट करना, तभी तो हम कोई भी सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ पाएंगे। चाहे आप मैथ पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, अगर उसका आपको अर्थ पता है ना तो आप आराम से उस सब्जेक्ट को अच्छे से कर सकते हो। परिभाषाओं से, व्याकरण से कभी कुछ नहीं हो सकता। क्या है, हमें क्या करना है, इसका ज्ञान का अर्थ निकालना है, जो भी आपको शब्द दिए हैं उनका अर्थ निकालो और अपने आंसर तक पहुंच जाओ। हिंदी में यही कहा जाता है, सही मायने में अगर हिंदी पढ़ी जाए तब। फर्स्ट है मैं इसमें करत करत अभ्यास, देखो करत करत अभ्यास का हिंदी लिखी, कोई ज़्यादा बड़ी भाषा कोई और नहीं लिखी। करत करत अभ्यास का मतलब है अगर हम जितनी प्रैक्टिस करते हैं किसी भी काम में तो क्या होता है, वो उसका रिजल्ट अच्छा ही मिलता है, चाहे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी भी काम को कर रहे हो। इसमें जो ये आपको दिया है ये बहुत ही पुराना मुहावरा कह सकते हैं, एक लोकोक्ति कह सकते हैं इसको, जो हम लोगों को सुनाया भी जाता है कि एक जो कुआं देखा होगा आप लोगों ने, उसमें क्या रस्सी डाल के क्या बाल्टी से पानी निकाला जाता है। जब डेली पानी निकाला जाता है क्या है, उस पर जो मेड़ बनी हुई होती है उस पर निशान पड़ जाता है, क्योंकि रस्सी बार बार उस पर लग रही है। जैसे ही अगर आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, आप डेली उसमें पढ़ रहे हो, डेली आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो, आप पहले से बेहतर बनते जा रहे हो। पहले आपको एक चीज़ आती थी, थोड़ी आती थी, फिर बेहतर आएगी, फिर उससे भी बेहतर, और फिर क्या होगा, आप उसके मास्टर बन जाओगे, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे कोई सा भी टॉपिक हो, ठीक है।
क्या है, अभ्यास करते जड़ में तो हो सुजान, रसरी आवाज जाते थे सिल पर निशान। यही मैंने आपको मीनिंग बताया ना, जो कुएं से बाल्टी से जो पानी निकाला जाता है उसी के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, अब ये पूछा है ये कौन सा अलंकार है। अब पढ़ते हैं हम अपने ऑप्शन। ऑप्शन है दृष्टांत, बी है आपका रूपक, सी है आपका उत्प्रेक्षा और डी है आपका विरोधाभास। देखो विरोधाभास में क्या होती है, दो बातों के बीच में विरोध बताया जाता है। उत्प्रेक्षा में क्या होता है, इसमें संभावना बताई जाती है। इसमें संभावना थोड़ी ना, इसका तो अर्थ बता दिया आपको, पहले मैंने इसे पढ़ा फिर आपको इसका अर्थ बता दिया। ठीक है, रूपक, रूपक में क्या होता है, इसमें संभावना होती है, इसमें समानता बताई जाती है। रूपक में आपको समानता बताई जाती है, उपमेय में उपमान की। दृष्टांत, दृष्टांत ही आपका इसका राइट आंसर है। वो कैसे, देखो दृष्टांत अलंकार वो कहता है पहले आपने कुछ पढ़ाया फिर उसका एग्जाम्पल के तौर पर अर्थ बता दिया। यानी कि आपने कोई वाक्य पढ़ा फिर उसका उदाहरण देकर उसको समझा दिया, यानी कि पढ़ दिया। यही इसकी डेफिनेशन एक लाइन की। ठीक है, आपको किताबी डेफिनेशन पढ़नी ही नहीं है। क्या है, कोई वाक्य पढ़ा फिर उसका हमने एग्जाम्पल के तौर में समझा दिया, तो इससे क्या हो जाता है, समझ में आ गया। जैसे कि मैं कहूँ 2 और 2 4 होते हैं, ये मैंने बोल दिया, लेकिन अब मैं एग्जाम्पल में बता दूं कि 2 चॉकलेट और 2 चॉकलेट मिलकर 4 चॉकलेट बन जाती है, तो ये क्या हो गया, मैंने इसका उदाहरण देकर आपको समझा दिया। यही इसकी डेफिनेशन है, किसकी, दृष्टांत की, और यही इसका राइट आंसर हो गया। यहाँ क्या था, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आपको एक वाक्य दिया और इसके बारे में मैंने अर्थ बता दिया, इसका एग्जाम्पल समझा दिया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कौन सही नहीं है। देखो कौन सा सही नहीं है, नहीं है, ध्यान रखना इस पर। ए में है ऑप्शन में ता था दंतीय व्यंजन है। देखो ता था जो ता वर्ग होता है आपका दंतीय व्यंजन में आ जाता है। ठीक है, बी है आपका व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के हो सकता है। देखो ये नहीं हो सकता, कहा जाता है स्वर का क्या है, वो स्वयं क्या है, उनका उच्चारण हो सकता है स्वर का, लेकिन व्यंजन का उच्चारण क्या है, स्वर की सहायता से ही होता है। ये डेफिनेशन भी आपने पढ़ रखी होगी, क्योंकि ना अगर आप का बोलोगे या ता बोलोगे उसमें आ की साउंड आ रही है, लेकिन अगर आप छोटा आ बोल रहे हो तो क्या उसमें कोई व्यंजन आ रहा है, व्यंजन के कोई भी शब्द आ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। ठीक है, सी है आपका या व अर्धस्वर होते हैं, हाँ ये आपके अर्धस्वर होते हैं। फिर डी आपका शा जो ऊष्म व्यंजन, हाँ ये आपके ऊष्म व्यंजन हैं। लेकिन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही गलत है और यही सही है, क्योंकि हमसे पूछा ही गलत गया था। इसमें क्या है, व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के हो सकता है, ये गलत है। व्यंजनों का उच्चारण क्या है, स्वर की सहायता से ही होता है। तो ठीक है, हमारे 23 का क्या आंसर हो गया है, बी हो गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से वह शब्द बताइए जिसमें समास तथा उपसर्ग का उपयोग हुआ है। यानी कि जो चारों ऑप्शन आपको दिए हैं उसमें समास भी आ रहा है और आपका क्या आ रहा है, उपसर्ग आ रहा है। उपसर्ग क्या होता है, आपका आगे लगा होता है, मैंने अभी आपको बताया ना उसकी परिभाषा, कि जिन शब्दों के आगे कुछ वर्णों को जोड़ने से क्या होता है, उसका अर्थ परिवर्तन हो जाता है, उसे उपसर्ग कहा जाता है। तो देख लेते हैं कौन सा है। तो पहला आपका घात प्रतिघात। देखो इसका अगर मैं संधि विच्छेद करूँ तो घात तो अलग निकला, इसमें प्रति प्लस घात निकल रहा है। ठीक है, फिर बी आ जाता है भारतवासियों, अगर इसे अलग अलग करा जाए, भारत के वासियों, भारत के वासियों यानी कि जो भारत में रहते हैं, भारत के वासियों निकल के आएगा। कर्म योगी, कर्म प्लस योगी, कर्म से जो योगी है ना, यही तो निकलेगा इसका, कर्म से जो योगी है, ये तो कर्म का निकल आया आपका, कर्मवाच्य योगी है एक तरफ से, कर्म से जो योगी है। फिर है आत्मनिर्भरता, इसका कर लेते हैं संधि विच्छेद, आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता। ठीक है, आत्मनिर्भरता, आत्मा में जो निर्भर है ना, ये आत्मा से जो निर्भर है। ठीक है, तो देखो घात प्रतिघात में मैं इसलिए नहीं कर रही, इसमें ऑलरेडी हुआ हुआ है, फिर इसे भी करोगे तो ये 3 वाक्यों में थोड़ी ना तोड़ देंगे हम, किसी शब्द को 2 वाक्यों में तो तोड़ने के लिए बोला है। एक तो समास पूछा है, एक उपसर्ग पूछा है। ठीक है, तो इसमें तो ये ब्लोम शब्द हो गए, इसके घात का प्रतिघात, ये तो ब्लोम शब्द बन रहा है, इसमें थोड़ी ना निकाल देंगे हम। तो आपका जो राइट आंसर है ना वो है आपका डी, क्योंकि आपसे इसमें समास पूछा था और उसमें उपसर्ग पूछा। आत्मनिर्भर, आत्मा पर जो है निर्भर, तो ये इसमें आपका जो है कर्म तो आपका समास हो गया है। ठीक है, जो तत्पुरुष होता है कर्म तत्पुरुष, इसमें समास है। और आपका जो उपसर्ग निकला है ना वो आत्मा निकला है, आत्मा का आ निकला हुआ है। क्या है, आत्मा से अगर आ निकाल लो, इधर से नी निकाल लो, ये भी आपका उपसर्ग है, नी आपका उपसर्ग है इसमें, और आ भी आपका एक उपसर्ग ही है। ठीक है,
तो दोनों का यानी कि 24 का आंसर क्या हो गया आपका, डी हो गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम यानी कि हिंदी का शब्द ढूंढ लो, जो संस्कृत का नहीं होगा ना, इसमें हिंदी का होगा, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ लेते हैं। स्वतंत्रता, श्रद्धा, झोपड़ियाँ और आज़ादी। झोपड़ी को झोपड़ी कहा जाता है शायद, ठीक है। ये तो आपका हिंदी का वर्ड है, हमें तो तत्सम ढूंढना है, संस्कृत का वर्ड ढूंढना है इसमें, सॉरी, हाँ तत्सम है तो संस्कृत का वर्ड ढूंढना है, हिंदी का वर्ड नहीं ढूंढना। आज़ादी को आज़ादी कहा जाता है, आज़ादी को ही स्वतंत्रता कहा जाता है, ठीक है। कहते हैं ना स्वतंत्रता दिवस या आज़ादी दिवस, तो आज़ादी तो आपका हिंदी का वर्ड हो गया, लेकिन जो स्वतंत्रता है वो आपका संस्कृत का वर्ड हो गया। श्रद्धा यानी कि साधना करना, साधना यानी कि पूजा करना भगवान की, तो श्रद्धा और स्वतंत्रता ये आपके संस्कृत के वर्ड हैं, दोनों ही यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। अभी तो स्वतंत्रता भी आपका संस्कृत का वर्ड है और श्रद्धा भी आपका एक संस्कृत का वर्ड है, तो ये इसका क्या राइट आंसर हो गया है आपका, ए और बी दोनों ही हो जाएंगे, क्योंकि हमसे संस्कृत के वर्ड यानी कि तत्सम पूछा, तद्भव नहीं पूछा है। तो फिर यही थे आपके कुछ 25 क्वेश्चन जो आज हमने इस क्लास में डिस्कस किए हिंदी के प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट आपका कौन सा नंबर का है, 5वें नंबर का है। इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट हो गए वो भी आपको देख लेने हैं, चाहे वो आप किसी भी तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हो, या हाई कोर्ट इलाहाबाद की कोई सी की भी तैयारी कर रहे हो। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।